मंत्री गांगुला कमलाकर ने राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी ढंग से बन रहे बीसी स्वाभिमान भवनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मिनिस्टर्स क्वार्टर में हुई समीक्षा में बीसी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तेलंगाना स्टेट वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी और HMDA के अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री गांगुला ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी भवनों के टेंडर इस माह के अंत तक पूर्ण कर मार्च माह में निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने कोकापेट और उप्पल बकायत जैसे मूल्यवान क्षेत्रों में 41 बीसी समुदायों को 87.3 एकड़ और 95.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछड़े समुदायों की अपेक्षा के साथ हजारों करोड़ रुपए के हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित जातियों के स्वाभिमान को दर्शाने के लिए निर्माण की जिम्मेदारी जाति समाजों के ट्रस्टों को सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि 13 सोसाइटियां अपने भवनों का निर्माण कर रही है, जबकि शेष भवनों का निर्माण सरकार करा रही है। उन्होंने कहा है कि कोकापेट में 10 एकड़ और 10 करोड़ से यादव और कुरुमा स्वाभिमान भवन पहले ही बन चुके हैं और ये अंतिम चरण में है। 3 और सोसाइटियों के नाम निर्माण के लिए टेंडर मांगे गए हैं। अन्य 18 संघों को भी महीने के अंत से पहले निविदाओं की अंतिम रूप देने का आदेश दिया गया है। इसी तरह मंत्री गांगुला कमलाकर ने आदेश दिया कि ट्रस्ट इस माह की 5 व 7 तारीख को भूमि पूजन पूर्ण कराए तथा मार्च माह से स्वाभिमान भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए। खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, राज्य में खेलों के विकास के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में सबसे अच्छी खेल नीति बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना का नाम रोशन करने वाली मशहूर मुक्केबाज निखत जरीन को डीएसपी नौकरी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। निखत जरीन को पहले ही 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा चुका है, जैसा कि सीएम केसीआर ने वादा किया था। निखत जरीन को जल्द ही ग्रुप 1 डीसीपी का पद दिया जाएगा। उसके निर्देश अनुसार घर की जमीन उसके पिता मोहम्मद जमील अहमद को दे दी गई थी। इस मौके पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने निखत जरीन के पिता मोहम्मद जमील अहमद को बधाई दी। पहले ही खेल विभाग की ओर से मशहूर निशानेबाजी एथलीट ईशा सिंह को जुबली हिल्स में 600 गज के मकान के साथ 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देकर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। शूटर ईशा सिंह को जल्द ही ग्रुप 1 लेवल की नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा पद्मश्री किन्नेरा मोगलैया को 1 करोड़ रुपए नगद और 600 गज का मकान दिया गया है। तेलंगाना खेलों की शुरुआत सिकंदराबाद में खेलो तेलंगाना जी के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरालंपिक जैसी प्रतियोगिता में पदक जीते हैं और इसी भावना से केंद्र सरकार देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भेजने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सबसे बड़ा देश होकर उभर के आए हैं, मगर जितने यूथ पॉपुलेशन है उस अगर कंपेयर किए तो स्पोर्ट्स में उतना समर्थन भारत में नहीं मिल रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक स्ट्रैटेजिक एक्शन के कारण ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में, अदर इंटरनेशनल इवेंट्स पे भारत अच्छे पदक ला रहे, मगर वो भी बहुत नॉमिनल है। इसको बहुत बड़ा रूप से प्रोत्साहन करना चाहिए। दुनिया में भारत के जितने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन हैं, आईटी सेक्टर में हो, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में भारत के लोग अच्छे काम कर रहे हैं। फार्मा भी अच्छा है, हेल्थ में भी अच्छी नंबर 1 है, मगर स्पोर्ट्स में बहुत वीक है। जो अगर देश का विकास का अगर तुलना किए तो स्पोर्ट्स भी दुनिया में एक भारत के लिए बहुत थोड़ा बैक है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में आम नौजवानों के बीच में स्पोर्ट्स कंडक्ट करने के लिए सभी सांसदों को आदेश दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पे आज मैं खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना के नाम पर सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान जितने भी आगे आते हैं उसके लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें लगभग 7000 स्पोर्ट्समैन, महिला हो, युवा हो, वो खेलेंगे और लगभग 400 क्रिकेट टीम्स, 250 वॉलीबॉल एंड खो खो टीम्स ऐसी इसमें
महिला एंड जेंट्स का सब मिलकर पुरुषों का टीम्स इसमें खेलने वाले हैं। ये आज शुरुआत होगा फॉर्मल, कल से एक एक असेंबली वाइज इसका कंपटीशन होगा। असेंबली के बाद फिर पार्लियामेंट क्षेत्र का एक एक असेंबली से 1, 2, 3 जो विनर्स है, जो रनर्स है, वो लोगों को लेकर फिर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का कंपटीशन होगा। कंपटीशन के बाद उनको प्राइज़ मिलेगा। सिर्फ क्रीडाकारों का नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी का इच्छा है जितने भी मीडिया पर्सन्स है, मीडिया पर्सन्स के बीच में भी इसको स्पोर्ट्स कंपटीशन लगाना। सब पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी फ्रेंडली मैच खेलना, ऐसा एक स्पोर्ट्स एंकरेजमेंट करने के लिए सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम सिकंदराबाद में, हैदराबाद शहर में एक कंपटीशन शुरुआत कर रहे हैं। मंत्री हरीश राव ने चेतावनी दी है, कुछ डॉक्टर समय से पहले प्रसव कर रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेटला बुरुश अस्पताल में संक्रमण की रोकथाम जल्दी पता लगाने और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने वाले हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना आने के बाद बेड बढ़ाने, स्टाफ बढ़ाने, केसीआर किट, पोषण किट जैसी कई योजनाएं लाई गई है। उन्होंने कहा है कि इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना राज्य बनने के बाद बेड बढ़ाने, स्टाफ बढ़ाने, केसीआर किट, न्यूट्रिशन किट जैसी कई योजनाएं लाई गई हैं। इसके अच्छे परिणाम मिलते जा रहे हैं। वर्तमान में हम मातृ मृत्यु दर में तीसरे स्थान पर मौजूद है, जो भारतीय औसत से बेहतर ही है, लेकिन हमें पहले स्थान पर आने की उम्मीद करनी है। मंत्री ने ANM व आशा वर्करों को सलाह दी, हाई रिस्क वाली मां को प्रसव की तारीख से पहले अस्पताल में भर्ती कराएं। उन्होंने कहा अस्पताल में संक्रमण समितियों का गठन किया गया है, संक्रमण नियंत्रण के लिए फंड भी उपलब्ध है और उन्होंने उस फंड का सही इस्तेमाल करने का आदेश दिया। मंत्री हरीश राव ने कहा मरीजों को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि डेथ ऑडिट प्रभावी ढंग से किया जाए और मरीजों की उपेक्षा न की जाए। लोगों को पैसों की पेटी से वेतन मिल रहा है। मंत्री ने कहा अगर आपको कोई समस्या है तो बताइए। 4 लाख गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जाएगी। उन्होंने कहा गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज कराई जा रही है। इस मौके पर मंत्री ने याद दिलाया है कि सी सेक्शन में हम देश में पहले स्थान पर है। बीजेपी नेता बंडी संजय ने सीएम केसीआर पर निशाना साधा। विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सैकड़ों करोड़ों की चोरी और फर्जी वोटों की वजह से वह चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी को नहीं बख्शेगी और सबका अंत देखेगी। उन्होंने शिकायत की है कि अगर राज्य में एक बार फिर केसीआर सरकार सत्ता में आई तो लोगों को अपने परिवार का गुलाम बनना पड़ेगा। बंडी संजय ने पुलिस पर केसीआर की हाँ में हाँ मिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा पुलिस को लोगों को पीटने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने विरोध किया गुंडों को बंदूक का लाइसेंस देंगे। बंडी संजय का आरोप है कि इसी महीने की 5 तारीख को बीआरएस के गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। उन्होंने याद दिलाया कि हुजूराबाद उपचुनाव में तमाम मुश्किलों के बावजूद इस चुनाव में इटेला की जीत हुई। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि क्षेत्र में अभी भी इटेला के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर बीआरएस कार्यकर्ताओं ने इटेला के काफिले पर पत्थरों से हमला किया तो क्या वे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराएंगे? वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि और खान विभाग के पूर्व निदेशक वीडी राजगोपाल ने मांग की है कि राम राज्यम चाहने वाली बीजेपी सरकार रामायण के रचयिता हमारे समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल कर दे। राजगोपाल के साथ रूबरू के दौरान कहा कि पूरे देश में वाल्मीकियों को समान न्याय देना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि और खान विभाग के पूर्व निदेशक वीडी राजगोपाल ने मांग की है कि राम राज्यम चाहने वाली बीजेपी सरकार रामायण के रचयिता हमारे समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल कर दे। राजगोपाल के साथ रूबरू के दौरान कहा कि पूरे देश में वाल्मीकियों को समान न्याय देना चाहते हैं। फिल्म अभिनेता नंदमूरी तारक रत्न का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। प्रशंसकों की भीड़ के बीच तारक रत्न की अंत्येष्टि यात्रा जुबली हिल्स स्थित महाप्रस्थानम तक जारी रही। उसके बाद महाप्रस्थान में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। पिता मोहन कृष्ण ने अंतिम संस्कार किया। परिवार के सदस्यों, प्रशंसकों, फिल्म और राजनीतिक हस्तियों ने तारक रत्न को अश्रुपूर्ण विदाई दी। मंत्री तलसानी ने अभिनेता तारक रत्न को श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा यह दुख की बात है कि वह हमारे बीच नहीं है। दुख की बात है कि 40 साल की उम्र में ऐसा हुआ है।
ऐसा कहा जाता है तारक रत्न ने 20 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया और 23 फिल्मों में अभिनय किया। वे हमेशा उत्साही रहते थे। मंत्री तलसानी ने कहा वह उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को हिम्मत देने की कामना करते हैं। आपको बता दें कि तारक रत्न का शनिवार रात बेंगलुरु के नारायण हार्ट अस्पताल में निधन हो गया। वह 27 जनवरी को टीडीपी के युवा नेता नारा लोकेश द्वारा आयोजित युवा गलम पद यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुप्पम गए थे। वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। भीड़ के बीच गिरे तारक रत्न को पार्टी कार्यकर्ता तुरंत कुप्पम के केसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीईएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। उसी दिन रात को उन्हें ग्रीन चैनल के जरिए बेंगलुरु के नारायण हार्ट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि तारक रत्न के मस्तिष्क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने के दौरान लगभग 45 मिनट तक मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रुक गई थी। तभी से डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। इस बीच तारक रत्न ने शिवरात्रि के दिन अंतिम सांस ली। अंबरपेट पुलिस मैदान में एसआई व कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि डिजिटल मीटर के जरिए उनकी हाइट कम दिखाकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार चयन समिति ने अभ्यर्थियों को अंबरपेट पुलिस मैदान में दोबारा मेजरमेंट के लिए बुलाया है। उम्मीदवारों ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि पुनः मेजरमेंट पिछली ऊंचाई से कम था। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट के मैनुअल हाइट चेक करने के आदेश की परवाह नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें मेंस के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल ने नागौल में सस्टेनेबल कॉट शॉप का उद्घाटन किया। आयोजकों ने कहा 300 से अधिक ब्रांड और 4000 से अधिक उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। घर, फुटवेयर, पालतू जानवर, बच्चों की देखभाल, सभी टिकाऊ रासायनिक मुक्त उत्पादों को एक साथ लाया जाता है और ग्राहकों को अच्छी कीमत पर उपलब्ध होता है। सस्टेनेबल कॉट को ऑनलाइन शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं। प्रबंधन ने कहा है कि जुबली हिल्स में से खुले हुए 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा अब 4-5 शहरों में भी खुल रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले उत्पाद एक जगह उपलब्ध कराना इनकी विशेषता है। प्रदेश को एक बार फिर भारी निवेश मिला है। ग्लैंड फार्मा प्रमुख फार्मा दिग्गज बायोलॉजिकल ई के साथ जीनोम वैली हैदराबाद में निवेश करने के लिए तैयार है। इसी को लेकर उस संगठन के प्रतिनिधियों ने मंत्री केटीआर के साथ बैठक की थी। ग्लैंड फार्मा ने राज्य में अपने विस्तार के अंतर्गत जीनोम वैली में 400 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। जीनोम वैली में विस्तार का काम हाथ में लेने वाली ग्लैंड फार्मा ने कहा, विस्तार कार्य से अतिरिक्त 500 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मुलाकात के बाद मंत्री केटीआर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट लाइफ साइंसेज जीनोम वैली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बॉक्स एंड फ्रंट के चेयरमैन निमिष कोटेचा ने कहा, उनकी संस्था लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हजारों बेरोजगारों युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। जुबली हिल्स के 10 पल्ला होटल में जोनल हेड वरिष्ठ शास्त्री और महाप्रबंधक वेंकट नायडू ने कंपनी के ब्रोचर का विमोचन किया। कंपनी के चेयरमैन निमिष कोटेचा ने कहा, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बनी हुई है। उन्होंने कहा उनकी कंपनी ने पूरी तकनीक के साथ इस क्षेत्र को और अधिक कुशलता से प्रबंधित करने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा उनकी कंपनी जो 1 साल पहले शुरू हुई है, कम समय में 250 बेरोजगार लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करेगी और कारोबार जारी रखेगी। उन्होंने कहा अगले साल लगभग 8000 लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए विस्तार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ग्रामीणों ने नामपल्ली में एचआरसी से संपर्क किया और आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने मूर्तियों को स्थापित किया और रात भर करीमनगर में तालाब पर कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि करीमनगर जिले के माधापुर में उरा तालाब पर अतिक्रमण किया गया है। सीएम केसीआर के दिमाग की उपज मिशन काकतीय योजना तालाबों का जीर्णोद्धार कर रही है, लेकिन तालाबों पर सत्ताधारी दल के नेता कब्जा कर रहे हैं। माधापुर के ग्रामीणों ने एचआरसी से शिकायत की है कि स्थानीय विधायक रसमई के परोक्ष रूप से किए जा रहे समर्थन के चलते माडगुला जेडपीटीसी रविंदर रेड्डी तालाब की जमीन हड़प रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर बदमाशों ने पथराव किया। इस घटना में ओवैसी के घर के शीशे टूट गए। आवास के सामने पत्थर पड़े हैं। जो नसीर हो या जहाँ कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी जरूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है और ये बाजू ईसीआई है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमराज हैं। मगर कल 12:30 बजे डीसीपी साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमराज में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाज़त लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए, क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। सर, किस पर शक है? कौन लोग हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और नफ़रत को आम करना चाहते हैं। यही लोग हो सकते हैं, मगर इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता। अब इतने सीसीटीवी कैमरास हैं, आप लोग अपने रिलायबल सोर्सेस का इस्तेमाल करिए ना। अब के बार तो कम से कम शिकायत दी गई है। अब ये तीसरा सवाल है। सर, क्या जो सर्वेंट या और लोग थे, किसी को देखा उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए हमला करते तो हम जो है कल रात में 11:30 बजे जयपुर से पहुंचे। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था पार्टी का, एमआईएम पार्टी राजस्थान में। जब हम यहाँ 11:30 बजे पहुंचे, हम अंदर चले गए थे और थोड़ी देर में सोने जा रहे थे तो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर है उनकी वाइफ, उसने आकर कहा कि सर ऐसा ये वाक़या हुआ है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यामीन खान थे। हमने कहा कि भाई जाइए ज़रा सामने पुलिस स्टेशन में इत्तला करिए। और फिर वो लोग आए और देखे, हम तो नहीं थे, जब आए देखे यहाँ पत्थर भी थे हमारे साथ। तो आजकल केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी हमको दे दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। तो खैर वो लोगों ने भी देखा, पुलिस ने देखा, वो उनको पता चलेगा। वो आप लोग अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करिए भाई। वो कैमरे में देखिए, मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं तो अपने कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मरने को तैयार हूँ। मगर ये तो देश को सोचना पड़ेगा कि जो लोग जो वायलेंस को, हिंसा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे देश कहाँ तक मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, कहाँ तक हमारे कानून की व्यवस्था अच्छी होगी या आम जनता का उससे एतमाद उठ जाएगा। तो ये तो देश को सोचना पड़ेगा। सर, इसके अलावा आप जो है अभी आप बहुत पूछ चुके हैं। विधायक खरीद मामले में बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक स्थगित करने का ऐलान किया है। रोहित रेड्डी ने पहले मामले में ईडी की जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। रोहित रेड्डी के वकील ने ईडी काउंटर पर जिरहा के लिए समय सीमा मांगी। ईडी इस मामले में रोहित रेड्डी से 2 दिन पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने सवाल किया है कि विधायकों की सौदेबाजी के मामले की जांच में अधिकारियों का क्या मतलब है। ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 124वें डिवीजन ऑलविन कॉलोनी स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में मंदिर निर्माण को लेकर 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर कमेटी अध्यक्ष कपिल राज की अध्यक्षता में किया गया। भगवान साईं बाबा के प्रातः 5 बजे से विशेष दर्शन, पंचामृत अभिषेकम, शतघात अभिषेक एवं लाख पुष्प अर्चना किया गया।
दोपहर में 5000 श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर समिति के सदस्यों ने भाग लिया। एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और धमकी दी कि कर्मचारियों द्वारा उसे विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं देने पर विमान में बम है। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के साथ धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। घटना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। एक कॉलर 100 पर कॉल करता है और कहता है कि चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम है। इससे सीआईएसएफ और शमशाबाद पुलिस सतर्क हो गई। इस संबंध में फोन करने वाले तमाशबीन से पूछताछ करने पर पता चला कि भद्रैया नाम के व्यक्ति ने फोन किया था। उसे विमान में बम की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल भद्रैया को हैदराबाद से चेन्नई जाना था। चूंकि भद्रैया हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचे, इसीलिए कर्मचारियों ने विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही डायल 100 पर कॉल की गई तो पता चला कि बम की धमकी है। इस हद तक भद्रैया को तकनीकी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद शहर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने ओल्ड सिटी के एक घर में छापा मारा। क्राइम डीसीपी शबरीश ने कहा, इन छापेमारी में 27 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। डीसीपी ने कहा, रामेश्वरी नाम की महिला समेत गिरोह के 3 प्रमुख सदस्य थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद शहर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने ओल्ड सिटी के एक घर में छापा मारा। क्राइम डीसीपी शबरीश ने कहा, इन छापेमारी में 27 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। डीसीपी ने कहा, रामेश्वरी नाम की महिला समेत गिरोह के 3 प्रमुख सदस्य थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है।